वेलकम स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने से पहले आज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो ये बताएगा कि हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका मीनिंग डिनोट होता है, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है फिक्स्ड फैक्टर्स का, वेरिएबल फैक्टर्स का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड फैक्टर यानी कि जो शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होती है और वेरिएबल फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज होते हैं। तो उन फैक्टरों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर किस तरीके से सारे फैक्टर ही वेरिएबल कहलाते हैं, वो चेंज होते हैं। तो वेरिएबल प्रपोर्शन यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उनका क्या प्रपोर्शन है चेंज होने का और फिक्स फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, वो हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, यहाँ पे एक सिचुएशन देखते हैं हम। यहाँ पे एक फार्मर की बात कर रहे हैं। वो फार्मर यहाँ पे एक लेबर के तौर पर काम करता है और वो फार्मर एक लैंड पे काम कर रहा है, जो कि लैंड हम जानते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर होता है शॉर्ट रन में। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या होता है शॉर्ट रन के अंदर। फार्मर यहाँ पे काम कर रहा है लैंड पर, तो फिक्स फैक्टर है। और जो फार्मर खुद है, जो लेबर है, वो एक वेरिएबल फैक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे फार्मर है, एक नहीं, यहाँ पे और भी लेबर है, एक दो तीन जितने भी लेबर है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो लेबर का काम क्या है, यहाँ पे फार्मिंग लैंड पर वीट की खेती करते हैं, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करता है। वीट यहाँ पे कमोडिटी हो गई जिसका वो आउटपुट क्रिएट या प्रोडक्शन क्रिएट करता है। वीट क्या हो गई यहाँ पे, कमोडिटी। वीट यहाँ पे क्या हो गई, कमोडिटी हो गई, जिसका वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि चेंज नहीं होगा, और लेबर क्या वेरिएबल फैक्टर है। अगर देखा जाए वीट का जितना प्रोडक्शन कंपनी को बढ़ाना है, जितना प्रोडक्शन फार्मिंग लैंड पर बढ़ाना है, तो उतने ही लेबर यहाँ पे उनको ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर इंक्रीज़ होंगे उतना वो और काम करेंगे और उतना जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एमपी जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे लैंड की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लैंड जो फिक्स फैक्टर है, वो तो यहाँ पे फिक्स रहेगी, जिसको हम सपोज कर लेते हैं वन ही है। लेकिन जो लेबर है वो लेबर यहाँ पे चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर है। लेबर पहले एक था, फिर अब दो हो जाएंगे, फिर तीन होंगे, फिर चार होंगे, फिर पाँच होंगे। इस तरीके से लेबर इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर हम बात की जाए लेबर के चेंज होने से, लेबर वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, लैंड फिक्स फैक्टर है, फिक्स रहेगा। तो लेबर के चेंज होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट में चेंज आ रहा है। जो टोटल प्रोडक्ट हमने पढ़ा था उसमें पहले अगर एक लेबर की बात की जाए वो 2 यूनिट बना रहा था, अब 2 लेबर कितने मिलकर बना रहे हैं, 5 यूनिट बना रहे हैं। फिर 3 लेबर 9, फिर 4 लेबर 12 और 5 लेबर 14। तो यहाँ पे जो एम है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, चेंज होगा। 0 से 2, फिर 2 से 5 3, 3 से 9 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज होगी। तो जब वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, हमने क्या समझा यहाँ पे कि लैंड फिक्स फैक्टर है, लेबर वेरिएबल फैक्टर है। जैसे ही वेरिएबल फैक्टर लेबर चेंज होगा, वैसे ही उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट पे पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे चेंज होगी। लेकिन अब जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही है, अब इसके आगे सिचुएशन करता है। जैसे 5 लेबर थे, 6 लेबर हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। 5 लेबर ने 14, 6 लेबर ने 15, 7 लेबर ने 15, 8 लेबर ने 15, 14। तो जैसे जैसे लेबर चेंज हो रहे, एक पॉइंट ऐसा आ गया जब लेबर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है मैक्सिमम पहुँचकर। जैसे स्टार्टिंग में 2 का था चेंज, फिर 3 प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी एक बढ़ाने से, फिर 4 प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी एक लेबर बढ़ाने से, फिर 3, फिर वापस कम हो गई। ये जो स्टेज थी ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, ये थी कम हो रही थी यहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो। और एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे 0 हो गई थी
और फिर 0 के बाद एक लेबर कम करो तो एक यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आ गया, एमपी पे आ गया। एक लेबर बढ़ाया तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई और यहाँ पे एमपी चेंज हुआ। तो हमने इस एग्जांपल में क्या देखा, हमने इस एग्जांपल देखा कि फर्स्ट पॉइंट लैंड फिक्स फैक्टर है, लेबर वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स फैक्टर पे जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ता रहेगा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, वहाँ पे एक पॉइंट आने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी सबसे पहली स्टेज में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट हो गई और देन दे आर डिक्रीजिंग। जैसा कि हमने देखा कि इस पॉइंट तक तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई और यहाँ फिर डिक्रीजिंग। तो पूरा केस जो है वो इस तरीके से हमने समझा कि फिक्स फैक्टर पर जितना भी वेरिएबल फैक्टर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एमपी इंक्रीज होगा और एमपी एक पॉइंट पर आके रुकेगा, 0 होगा और एमपी फिर नेगेटिव होगा। इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे। यानी कि अगर हम फिक्स फैक्टर का यूज़ करते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करके जब चलते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो टोटल प्रोडक्टिविटी है अगर उसमें वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करता है लगातार, तो एक पॉइंट पे जो टोटल प्रोडक्टिविटी से मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे चेंज होकर 0 होगा और 0 होकर नेगेटिव होगा। यानी कि जो एमपी की सिचुएशन है इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर डिक्रीज होगा। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, वेरिएबल का कितना चेंज आएगा, वेरिएबल फैक्टर के चेंज आने से प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होता है, दैट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो ये क्या बता रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बता रहा है। इट रेफर्स टू, अगर फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए तो इट रेफर्स टू इनपुट, इनपुट का रिलेशन किसके साथ, आउटपुट का। इनपुट यहाँ लेबर हो गया, आउटपुट यहाँ प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्ट ये डिनोट क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बता रहा है। किसके बीच में बता रहा है, लेबर का, अगर देखा जाए वेरिएबल फैक्टर का जो कंबाइन है फिक्स फैक्टर के साथ, तो प्रोडक्ट आउटपुट के साथ रिलेशनशिप बता रहा है। दूसरी बात, ये लॉ स्टेट क्या करता है, लॉ स्टेट्स डैट, अगर लॉ के बारे में बताया कि एज मोर एंड मोर, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका यूज़ करेंगे, मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड, जितना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर बताएंगे जो कंबाइन है किसके साथ, विथ फिक्स्ड फैक्टर, जो कंबाइन है किसके साथ, फिक्स्ड फैक्टर के साथ। एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज देन, एक सिचुएशन के बाद वो क्या होगी यहाँ पे 0 एंड देन दे कैन बी नेगेटिव और डिक्लाइन। So MP of the variable factor increase और rise, उसके बाद क्या होगा, but at a situation they can 0 and after that इवन नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, इनपुट आउटपुट को रिलेशन बताता है। और ये स्टेट क्या करता है लॉ, कि जितना आप वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करोगे जो कंबाइन है फिक्स फैक्टर के साथ, एमपी एक साथ इंक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट पर एमपी यहाँ पे रुकेगा और फिर एमपी एक बार 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे शुरुआत में लेबर बढ़ते हैं बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन का लेबर को बढ़ाना, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना बेकार, वेस्ट जाता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो लेबर जो होता है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल नहीं रहता। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उतनी लेबर बढ़ाना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत ज़्यादा की है तो ज़्यादा लेबर बढ़ाए, नहीं है ज़्यादा
तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी ना उसके ऊपर असर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो इफेक्ट होगी यहाँ पे। जैसे हमने इस केस में देखा, यहाँ तक तो लेबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज आया और फिर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे लेबर के इंक्रीज होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी घट हो गई। सो डैट इज़ अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो वेरिएबल फैक्टर के बारे में बताता है कि वेरिएबल फैक्टर अगर ज़्यादा इंक्रीज करती है तो यहाँ पे एक पॉइंट पर एमपी नेगेटिव भी हो सकता है। स्टार्टिंग में एमपी इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके डिमिनिशिंग भी होता है, जहाँ पे लेबर की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर यह डिमिनिशिंग तेज़ी से होता है। तो ये हमने बात करी इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ स्टेट्स दैट मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे एमपी इंक्रीज होगा, बट एट अ सिचुएशन इट कैन जीरो, दे कैन जीरो एंड आफ्टर इवन नेगेटिव भी हो सकता है। ये अगर देखा जाए तो इसका एक हम यहाँ पे 3 स्टेजेस में इसकी बात कर सकते हैं। ये 3 स्टेजेस में कौन सा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, जो 3 स्टेजेस से इसको समझा रखा है कि कौन सी ऐसी 3 स्टेजेस है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और एक्सप्लेन करती है। तो हम इसका एक कर्व यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इसको हम डिनोट कर देंगे वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अगर हम देखा जाए तो पूरे डायग्राम के अंदर, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम स्टेजेस को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे टीपी का जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट का कर्व। जैसे एक्स एक्सिस को हम ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर, लैंड तो फिक्स्ड है, यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। वाई एक्सिस पे हम ये ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम टीपी बढ़ाएंगे। लेबर मैक्सिमम 8 है तो 8 पॉइंट ले लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 पॉइंट हो गए। लेबर कितने हैं यहाँ पे, टीपी कितना है 14 है, हाईएस्ट 15 है तो यहाँ पे 16 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पे हमने 2 के गैप लेकर यहाँ पे 16, 18 तक हाईएस्ट पॉइंट ले लिया। अब हम पहले टीपी का बनाएंगे। यहाँ पे जगह टीपी का बनाएंगे, 1 पे कितना था लेबर, 2 टीपी था, 2 लेबर पे कितना था टीपी, 5 था, तो 4 और 5 के बीच में 4 और 6 के बीच में बन जाएगा। 3 पे कितना था यहाँ पे, 3 पे 9 था तो 3 पे इधर 9 पॉइंट पे बना लेंगे। 4 पे कितना था, 4 पे 12 है तो 4 पे यहाँ पे 12 आ जाएगा। 5 पे कितना है, 5 पे यहाँ पे 14 है तो 5 पे 14 आ जाएगा। 6 पे कितना है, 15 है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 7 पे भी 15 है और 8 पे यहाँ पे 14 है। तो अगर हम देखे जाए तो इस तरीके से हमारा जो टीपी का कर्व है वो बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट का कर्व। इसी तरीके से हम मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाएंगे। इसी में एमपी का कर्व और एपी का कर्व भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एपी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं एपी। जब हम टीपी को टी से डिवाइड कर देंगे तो एपी आ जाएगा हमारा, लेकिन हम यहाँ पे एमपी से ही समझा जाता है तो हम टीपी और एमपी को इंक्लूड करेंगे। तो एमपी का फर्स्ट है 2, 1 पे 2 है, ठीक है सेम। 2 पे 3 है तो 2 पे 3 इधर आ जाएगा। 3 पे 4 है तो 4 इधर आ जाएगा। 4 पे 3 है तो 4 पे 3 इधर आ जाएगा। 5 पे 2 है तो 5 पे 2 इधर आ जाएगा। 6 पे 1 है, 7 पे 0 और 8 पे -1। तो जो एमपी का पॉइंट है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। ये हो गया हमारा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। ये हमने तो देखा कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस पॉइंट में 3 स्टेजेस हम निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें हमें ये पता चल रहा है कि एमपी कितना चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट स्टेज देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी इंक्रीजिंग वाली, जहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तेज़ी से ये इंक्रीज़ हो रहा है। कौन सा है वो, 4 तक देखा जाए तो 4 तक, 4 के बाद डिक्रीज़ हो रहा है।
जब 1 था लेबर तो 2 था टीपी, 2 था फिर 5 हो गया, 3 पे 9, लेकिन 4 पे जितनी स्पीड थी ना टीपी की बढ़ने की वो नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टीपी हाईएस्ट जो स्पीड थी टीपी की वो 4 पॉइंट पे है। तो 4 तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेबर जब थर्ड था इसमें स्पीड कितनी थी यहाँ पे एमपी की 4। तो ये जो स्टेज है यहाँ पे ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग वाली स्टेज। समझ लेते हैं इसको कि 0 से लेकर 4 तक का जो पॉइंट था वहाँ पे एमपी तेज़ी से बढ़ा है, और इसको वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने पर यानी कि लेबर के बढ़ने पर एमपी तेज़ी से बढ़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज कहेंगे, जो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड स्टेज कौन सी थी, जहाँ पे कांस्टेंट हुई, मतलब सिचुएशन चेंज हुई, 3 2 और यहाँ पे 1 और 0 ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पे लास्ट में आई है। तो 3 2 और 1 और 0 से यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 तक यहाँ पे क्या सी स्टेज आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड स्टेज कह सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज कौन सी हो गई, डिक्रीजिंग, डिक्रीज भी हो रही है एंड कांस्टेंट, दोनों हो रही है यहाँ पे, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। यहाँ पे जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो चेंज है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे है। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है वो ये वाला पॉइंट हमारा इंक्लूड होके बता रहा है। तो एक तो ये वाली स्टेज थी, एक सेकंड ये है, इसको के पॉइंट देता है, इसको टी पॉइंट दे देता है। अब लास्ट जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज कौन सी आ गई, ये वाली, जो थर्ड स्टेज को हम क्या कहेंगे, जिसमें 8 पॉइंट पे नेगेटिव चला गया, नेगेटिव और डिक्रीजिंग, नेगेटिव कहेंगे। इस स्टेज में क्या हुआ कि जो टीपी था, टीपी के गिरते ही एमपी नेगेटिव हो गया, और इससे हमें यही पता चलता है कि जब टीपी मैक्सिमम था तो यहाँ पे एमपी 0 था। सो 3 बातें हमें पता चलती है, टीपी इज इंक्रीजिंग, एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग, एमपी भी तेजी से बढ़ रहा है, टीपी इज कांस्टेंट, एमपी इज 0, और थर्ड पॉइंट क्या था, टीपी इज डिक्रीजिंग, एमपी इज नेगेटिव। तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पे पता चलता है, और ये वेरिएबल फैक्ट प्रोपोर्शन का जो है वो ये फैक्टर है कि किस तरीके से वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरिएबल फैक्टर में चेंज होते हैं, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। खासकर मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो 1 पॉइंट से थोड़ा डिक्रीज होके इंक्रीज होके फिर कांस्टेंट होके और फिर डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या देखा हमने, एपी एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी और एमपी। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि जैसे ही जो था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि तेजी से बढ़ने के बाद जो चेंज आया सेकंड स्टेज, इसके अंदर क्या हो गया, बिल्कुल टीपी जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी फर्स्ट स्टेज में बढ़ा था, और 1 पॉइंट पर आके स्पीड रुक गई सेकंड स्टेज के लास्ट में, और थर्ड स्टेज की स्टार्ट होती है यहाँ पे टीपी डिक्रीज हुआ, एमपी डिक्रीज हुआ। यानी कि फर्स्ट स्टेज तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में चेंज आया है, और थर्ड स्टेज के अंदर तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे वो डिक्लाइन हो चुका है। तो ये हमने पढ़ा है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी यही बताता है कि जब जब इनपुट के अंदर फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर तेज़ी से बढ़ता है तो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी वो एक इंक्रीज होती है, एक सिचुएशन पर सेकंड स्टेज में वो चेंज होती है, 0 तक आती है, देन आफ्टर दे गेट अ नेगेटिव, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टीपी, और टीपी अगर डिक्रीज या चेंज होगा तो एमपी में भी फ़र्क पड़ेगा। सो ये हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझा, और हमने इसकी स्टेजेस भी समझी कि ये स्टेज है क्या। ये हमने आज इस वीडियो में ये देखा है। अब इसके अजम्पशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अजम्पशन है
वो भी अजम्पशन हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, और कौन कौन सा अजम्पशन मतलब क्या क्या माना गया है इसके अंदर, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो अब बात करते हैं अजम्पशंस की कि इसमें अजम्पशन क्या है। एक तो जो रेशियो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है लेकिन वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा। सो रेशियो ऑफ द कंबाइंड फैक्टर, जो कंबाइंड फैक्टर रेशियो था भाई, जैसे हमने प्रीवियस देखा कि 1:1 था पहले, फिर 1:2 हो गया, फिर 1:3 हो गया। फिक्स फैक्टर, ये तो फिक्स फैक्टर हो गया, और ये वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो 1 था, ये 1 हो गया, 1 था, ये 2 हो गया, 1 था, ये 3 हो गया, 1 था, ये 4 हो गया। तो रेशियो ऑफ द कंबाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी कैन बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में ये माना गया है कि कोई चेंज हो रहा, मशीन वो यूज़ करे, मशीन फिक्स फैक्टर है, और जो मशीन है जो भी कैपिटल है वो चेंज नहीं होती, ये इसके अंदर माना जाता है। किसके अंदर? अजम्पशन में माना गया है कि ये चेंज नहीं होगी और ये इस तरीके से ही रहेगी। ऑल द वेरिएबल इनपुट आर होमोजीनियस, यानी कि जो भी लेबर है वो होमोजीनियस मिक्स फॉर्म में है, चेंज नहीं होंगे, एक ही नेचर के हैं सारे लेबर। वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जितने वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं यहाँ पे? होमोजीनियस। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये लॉ किस में ऑपरेट होता है? ओनली शॉर्ट रन। दिस लॉ ऑपरेट इन शॉर्ट रन। तो ये 3-4 असम्पशन है इसके लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, कि जो फैक्टर प्रोडक्शन होगा वो चेंज होगा लेकिन रेशियो में होगा। एक कंबाइंड फैक्टर जो है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस रहेगा, मिक्स फॉर्म में रहेंगे, एक ही नेचर का रहेगा, और जो लेबर है वो एक ही नेचर का है। और सारे जो ये लॉ है वो शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लॉ लॉन्ग रन में इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता कि लॉन्ग रन में सारा फैक्टर वेरिएबल रहता है, और यहाँ पे फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों है। तो लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर रहता नहीं है, वेरिएबल फैक्टर रहता है। इस कारण से ये लॉ जो है वो ऑपरेट नहीं होता लॉन्ग रन के अंदर, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होता है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू।